हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, किसी भी चैप्टर को समझने से पहले अगर उसका नेम हमने समझ लिया, यानी कि उस चैप्टर का नाम हमने समझ लिया, तो समझो हमारा आधा काम हो गया। तो ये चैप्टर भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इसका नाम हमने समझ लिया तो हमें अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अब इस लाइन का या इस शब्दों के समूह का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जैसा हमने अध्याय 3 में पढ़ा था कि पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व है। किसका वर्चस्व है? अमेरिका का वर्चस्व है। यानी कि पूरी दुनिया की सत्ता का उपभोग कौन कर रहा है? आज अमेरिका कर रहा है। तो क्या भविष्य में ऐसे कोई सत्ता के विकल्प उपस्थित है? विकल्प यानी कि ऐसी कोई कंट्री, ऐसे कोई देश, यानी कि ऐसे संगठन कोई उपस्थित है जो आगे चलकर अमेरिका को टक्कर दे सके, यानी कि फ्यूचर में जाकर वो भी इस सत्ता का उपभोग कर सके। तो आज के इस चैप्टर में हम उन्हीं संगठनों, समुदाय या कह सकते हैं उन्हीं कंट्रियों के बारे में पढ़ेंगे जो आगे चलकर इस सत्ता का विकल्प बन सकती है, यानी कि सत्ता का उपभोग कर सकती है और फ्यूचर में अमेरिका को टक्कर दे सकती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। यानी कि आज जो सत्ता अमेरिका के हाथ में है, भविष्य में ऐसे कौन कौन से देश हैं जो इस सत्ता का उपभोग कर सकते हैं। तो बस उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ के बारे में। यानी कि हाँ, एक ऐसा संगठन है यूरोपीय संघ जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और वो आगे जाकर अमेरिका को टक्कर दे सकता है। यानी कि इस सत्ता के उपभोग करने के लिए एक विकल्प है हमारे सामने, यूरोपीय संघ। तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में, ये जो वीडियो भी चल रहा है, इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि यूरोपीय संघ क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, ये कैसे बना, इसकी स्थापना कैसे हुई, साथ में इसके क्या क्या विशेषता है जो ये हमें बताती है कि हाँ, ये फ्यूचर में जाकर अमेरिका को टक्कर दे देगा। ओके, उसके बाद यूरोपीय संघ के अलावा आसियान संगठन के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम पार्ट 2 में अच्छे से डिटेल से कवर करेंगे। ओके, और उसके साथ साथ हम चीन के बारे में पढ़ेंगे, चाइना के बारे में। इसकी भी इकोनॉमी काफ़ी फास्ट ग्रो कर रही है, तो इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। और भारत के बारे में, इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 4 मुख्य ऐसे समुदाय या देश हैं जो आगे चलकर, यह संगठन है जो आगे चलकर अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। यानी कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र ये हमारे सामने, आज ये हमारे सामने विकल्प है कि ये आगे जाकर हो सकता है कि इनमें से कोई ना कोई देश अमेरिका को क्या कर दे? टक्कर दे दे। इसके अलावा हम 2 और देशों के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जापान और दक्षिण कोरिया के बारे में। इनके बारे में हम एकदम डिटेल से नहीं पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर में, बिकॉज इनके बारे में हम बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, जापान की जो टेक्नोलॉजी है उस मामले में जापान बहुत एडवांस लेवल पर आगे चल गया है, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे होंगे। और दक्षिण कोरिया की जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी फास्ट ग्रो कर रही है, ये देश भी, कंट्री भी बहुत आगे निकल चुकी है, इसलिए इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं यूरोपीय संघ से। तो देखो, यूरोपीय संघ, इसका मतलब क्या है, क्या मीनिंग है इस शब्द का? तो देखो, आपने दुनिया में महाद्वीपों का नाम तो सुना होगा। दुनिया में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। उन 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। अब जो ये यूरोप महाद्वीप है, ओके, ये यूरोप महाद्वीप है, इसके 27 देशों का समूह, यानी कि आप मानचित्र में यहाँ देख पा रहे हो, ये जो हिस्सा है ना, ये यूरोप महाद्वीप का है। और यहाँ के 27 देशों के समूह ने एक समूह बनाया, एक संगठन बनाया, और उसी को हम बोलते हैं यूरोपीय संघ। आई होप आपको समझ आया होगा क्या कहा मैंने। दुनिया में 7 महाद्वीप है, उसमें से एक महाद्वीप का नाम है यूरोप महाद्वीप, और वहाँ पर स्थित 27 देशों के समूह ने एक संगठन बनाया जिसे हम यूरोपीय संघ के नाम से जानते हैं। अब देखो, इस संगठन की स्थापना कब हुई है या फिर ये समूह कब बनाया गया? तो ये जो समूह है वो 1992 में बनाया गया, यानी कि यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। अब ये समूह बनाया क्यों गया, हम ये देख लेते हैं। तो देखो, कोई भी समूह राजनीतिक व आर्थिक साझेदारी के लिए बनाया जाता है, यानी कि हम सीधा सीधा कहते हैं विकास को बढ़ावा देने हेतु इस समूह का निर्माण क्यों किया गया? 27 देशों ने मिलकर
यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की? विकास को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि इन्होंने सोचा कि हम सारे देश मिलजुल कर एक साथ अगर प्रगति करेंगे, एक साथ रहेंगे तो हमारा विकास क्या होगा? बेहतर तरीके से होगा, और इसीलिए यूरोपीय संघ बनाया गया। आई होप मैंने अभी आपको जो भी जानकारी दी वो आपको समझ आई होगी। खास करके देखो, यूरोपीय संघ क्या है तो आपको बता देना है, यूरोप महाद्वीप में स्थित 27 देशों का समूह है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1992 में हुई। इसको क्यों बनाया गया? तो विकास को बढ़ावा देने के लिए। और ये आपको यहाँ पर यूरोपीय संघ का मानचित्र भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन सारे पॉइंट को अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लेना। चलिए अब बढ़ते हैं यूरोपीय संघ को और करीब से देख लेते हैं। ओके, देखो, यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश असफल हो गई, लेकिन इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। यानी कि ये जब संघ बनाया गया तो एक बार इसका संविधान बनाने की कोशिश हुई। अब चूंकि ये संघ है, समूह है, अच्छी तरीके से चले, अच्छी तरीके से काम करे, तो संविधान में क्या बनाए जाते हैं? कुछ नियम कानून। तो लोगों ने सोचा, इसके जो सदस्य थे उन्होंने सोचा कि हम संविधान बनाते हैं, पर जब उन्होंने कोशिश की तो वो असफल हुई, यानी कि संविधान बन नहीं पाया। लेकिन भले संविधान नहीं है पर इसका खुद का अपना झंडा है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये यूरोपीय संघ का झंडा है, और इसका खुद का अपना राष्ट्रीय गान है, स्थापना दिवस है, अभी हमने देखा, और अपनी मुद्रा है। अब जो ये यूरोपीय संघ है ना, इसकी मुद्रा है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे यूरो नाम से जाना जाता है। किस नाम से? यूरो नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोपीय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बता देना है यूरोपीय मुद्रा को यूरो नाम से जाना जाता है। ओके, अब चलिए देख लेते हैं यूरोपीय झंडे को। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये यूरोपीय झंडा है। अब देखो, ये जो यूरोपीय झंडा है ना, इसमें सोने के आपको कुछ स्टार दिखे रहे होंगे। अब ये क्यों बनाए हुए हैं भाई? अगर किसी देश का झंडा है, किसी समुदाय या किसी संगठन का झंडा है, उसके बनाने के पीछे कोई तो लॉजिक होगा इसे। तो आप सोच सकते हैं कि ये सोने के स्टार क्यों बनाए हुए हैं। तो देखो, सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। यानी कि ये जो स्टार्स है ना, ये वहाँ के लोगों की एकता का प्रतीक है, और साथ साथ में मेल मिलाप के, हम सब साथ मिलकर रहते हैं, इसका प्रतीक है। बिल्कुल इसको आप ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि यूरोपीय संघ के झंडे में निर्मित सितारों का क्या मतलब है। ओके, तो ये क्यों बनाए गए हैं? इसलिए क्योंकि ये एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। उसके बाद आप अगर इन स्टार को गिनो तो आप पाओगे कि ये टोटल 12 स्टार है। कितने? 12 स्टार है, 12 सितारे हैं। तो यहाँ पर 12 सितारे ही क्यों हैं? 13 भी हो सकते थे, 14 भी हो सकते थे, पर 12 सितारे ही क्यों हैं? तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। इसमें 12 सितारे, क्योंकि 12 की संख्या को वहाँ पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। क्या बोला मैंने? कि ये जो 12 स्टार है ना, तो यूरोप में 12 संख्या जो होती है, 12 नंबर जो होते हैं, उसको क्या माना जाता है? एकता और समग्रता, यानी मेल मिलाप, मिलजुल कर रहने का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने झंडे में 12 गोल्डन स्टार रखे। ओके, तो बस आपको यहाँ से यही ध्यान रखना है कि यूरोपीय मुद्रा का नाम क्या है, और साथ में आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो झंडा है, ओके, इसमें सितारे बने हुए हैं, इनका क्या महत्व है, ये कुछ, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चलिए समझ लेते हैं कि यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई। अभी हमने यूरोपीय संघ के बारे में डिटेल से पढ़ लिया, ये क्या है, कब बनाया गया, ओके, और फिर इसकी मुद्रा वगैरह के बारे में हमने जान लिया। अब हम ये समझेंगे कि यूरोपीय संघ कैसे बनाया गया, किस प्रकार से यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। ओके, तो यूरोपीय संघ की स्थापना, इसको समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है दूसरे विश्व युद्ध की सबसे ज़्यादा बर्बादी यूरोप ने झेली है। आपने अपने अध्याय 2 में पढ़ा होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, तो सबसे ज़्यादा जो बर्बादी थी ना, वो यूरोप ने झेली थी। क्योंकि यूरोप क्या बन चुका था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का अखाड़ा बन चुका था। तो अब इसने सबसे ज़्यादा बर्बादी झेली, तो क्या होगा? जिससे यूरोपीय अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। सही है, अगर देश में नुकसान होगा तो इकोनॉमी पे इफेक्ट तो होगा इसे। तो इससे क्या हुआ? यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी बिगड़ चुकी थी, है ना। अब जैसे ही ये अर्थव्यवस्था बिगड़ी तो उस स्थिति में एक योजना आई जिसे कहते हैं मार्शल योजना। अब देखो, पहले ये समझते हैं कि मार्शल योजना है क्या। तो देखो, मार्शल योजना आई, ओके, तो ये क्या थी? तो देखो,
अमेरिका ने यूरोप की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आर्थिक तौर पर जबरदस्त मदद की। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी, उसको सुधार करने के लिए अमेरिका ने यूरोप की आर्थिक स्थिति को सुधारने का सोचा और आर्थिक तौर पर यानी कि पैसे दिए, अर्थ के तौर पर मनी दी। ओके, तो इस प्रकार उन्होंने मदद की और इसी मदद को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। बस इतना सिंपल है। मार्शल योजना क्या है? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी। उस बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अमेरिका ने आर्थिक तौर पर मदद की और उसी मदद को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। पर अभी हमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है समझना कि यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई। पर आपको यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि मार्शल योजना क्या है। 2 अंक में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो देखो हमने इतना समझ आया आपको कि हाँ, अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी और अमेरिका ने सहायता की। अब स्थापना कैसे हुई उसको देखो, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। यानी कि जब अमेरिका ने मदद की यूरोप की, तो फिर वहाँ पे क्या हो गया, 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया। यूरोप के देशों ने सोचा कि अब अमेरिका हमारी मदद कर रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, एक यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना लेते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये संगठन बनाया उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने लगा। तो फिर उन्होंने 1949 में यूरोपीय राजनीतिक परिषद का गठन कर लिया। जब उन्हें आर्थिक तौर पर फायदा होने लगा तो उन्होंने सोचा कि हम राजनीतिक तौर पर भी मिल जाते हैं और फिर उन्होंने राजनीतिक परिषद का गठन कर लिया। अब राजनीतिक परिषद का जैसे ही गठन किया और उधर आर्थिक सहयोग संगठन पहले से तैयार था तो उनकी इकोनॉमी एकदम फास्ट ग्रो करने लगी। और जैसे ही उनकी इकोनॉमी ग्रो करी, यानी कि इसके गठन के परिणाम स्वरूप यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरम ढंग से आगे बढ़ने लगी। यानी कि सारे देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। तो इसके परिणाम स्वरूप वो इससे खुश हो गए कि भैया हमने संगठन बनाया और हमारी इकोनॉमी काफ़ी आगे जा रही है। तो इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया। उन्होंने कहा अभी तक हमारी संगठन बने हुए थे, अब हम क्या कर लेते हैं, इकोनॉमिक कम्युनिटी बना लेते हैं, क्योंकि हम प्रगति तो कर ही रहे हैं, हमारी इकोनॉमी तो आगे बढ़ी रही है। और फिर 1957 में उन्होंने यूरोपीय इकोनॉमी का गठन कर लिया, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का। अब आप सोच रहे होंगे क्या एक के बाद एक गठन हो रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ बस आप वो अच्छे से सुनिए। ओके, आगे हम एक फ्लो चार्ट से समझेंगे कि कैसे स्थापना हुई, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो अभी मैंने बोला कि सबसे पहले उन्होंने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया, उसके बाद राजनीतिक, अब दोनों में फ़ायदा हुआ तो उन्होंने यूरोपीय आर्थिक कम्युनिटी बना ली। अब जैसे उन्होंने कम्युनिटी बनाई तो पार्लियामेंट का गठन कर लिया। ओके, अब पार्लियामेंट के गठन से क्या हो गया, इस संगठन को राजनीतिक स्वरूप प्राप्त हो गया। और जैसे ही राजनीतिक स्वरूप प्राप्त हुआ पार्लियामेंट में बात रखी गई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। यानी कि इस प्रकार क्या हो गई, यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई। अब अगर आपको समझ आया हो कि यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं समझ आया तो टेंशन मत लो, अभी मैं आपको फ्लो चार्ट से समझाऊंगी, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखो, सबको मैंने मार्शल योजना के बारे में बताया। क्या है मार्शल योजना, तो अमेरिका ने यूरोप की सहायता की थी, उसी को हम मार्शल योजना कहते हैं। क्यों की थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण जो यूरोप की अर्थव्यवस्था थी, ओके, वो क्या हो चुकी थी, बिगड़ चुकी थी। अब देखो जैसे ही मार्शल योजना आई उसके तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया। अब ये संगठन बना तो उनकी इकोनॉमी अच्छे तरीके से आगे बढ़ने लगी, तो उन्होंने सोचा कि हम राजनीतिक तौर पर भी एक हो जाते हैं और यूरोपीय राजनीतिक परिषद का गठन हुआ। जैसे ही इसका गठन हुआ उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से ग्रो करने लगी, तो फिर उन्होंने एक कम्युनिटी बना ली जिसका नाम दिया उन्होंने यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। और जैसे ही ये कम्युनिटी बनी कि पार्लियामेंट का गठन हो गया, यानी कि यूरोपीय पार्लियामेंट बन गई। अब पार्लियामेंट बनते ही वहाँ पर बात रखी गई कि हम एक यूरोपीय संघ बना लेते हैं, और फिर 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई, यानी कि यूरोपीय संघ बन गया। ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, प्रिंट मिस्टेक है। ओके, तो आया आपको समझ में कि यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई। मार्शल योजना आती है जिससे यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनता है, वो सोचते हैं हम राजनीतिक परिषद भी कायम कर ले और राजनीतिक परिषद का गठन करते हैं। फिर यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी बनती है, पार्लियामेंट बैठती है और उसके बाद
1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हो जाती है। सो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर होगा कि यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई। अब चलिए, हमने ये सब तो पढ़ लिया कि यूरोपीय संघ है क्या और इसकी स्थापना कैसे हुई। अब हम देखते हैं यूरोपीय संघ की कुछ ऐसी विशेषताएं, यूरोपीय संघ की कुछ ऐसी बातें जो हमें ये प्रूफ देगी कि हाँ, आगे जाकर यूरोपीय संघ अमेरिका को टक्कर दे सकता है यानी कि सत्ता का एक विकल्प बन सकता है। तो चलिए अब समझने वाले हैं यूरोपीय संघ की विशेषताएं। ध्यान से सुनना, ये 5 अंक में आपको क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान से इसको समझना। देखो, क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या है, और एक और यहाँ से इसी तरह का एक क्वेश्चन बन के आता है कि यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। तो भी आपको जो अभी मैं समझाऊंगी वही उत्तर देना है। चलिए समझते हैं। देखो, यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, व्यापारिक, सैन्य तथा कूटनीतिक पक्ष काफ़ी मजबूत है और अत्यधिक प्रभावी भी है। यानी कि जो यूरोपीय संघ है ना, वो आप आर्थिक क्षेत्र में देख लो, राजनीतिक क्षेत्र में देख लो, व्यापार के मामले में, सेना के मामले में, कूटनीतिक पक्ष में देख लो, बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। देखो, एक एक करके इनको समझेंगे। सबसे पहले देखो, यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी खुद की पहचान, यानी कि एक संगठन है और उसकी पहचान भी है। अब उसकी पहचान क्या है, अभी हमने आगे पढ़ी थी। यूरोपीय संघ का अपना झंडा है ना, अपना झंडा है, राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस है, साथ में अपनी मुद्रा यूरो है, जो उसकी क्या है, विशिष्ट पहचान दर्शाती है। तो पहली विशेषता तो आपको बता देनी है कि यूरोपीय संघ की पहचान, उसकी पहली विशेषता है उसके पास झंडा, राष्ट्रगान, मुद्रा, सारी चीज़ें अवेलेबल है, सिर्फ संविधान को छोड़कर। ओके, तो ये तो हो गई पहली विशेषता। अब उसके बाद यूरोपीय संघ की दूसरी विशेषता है उसका व्यापारिक प्रभाव। अब व्यापारिक प्रभाव क्या है इसका, देखो, विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ का व्यापार अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। समझ रहे हो आप, विश्व व्यापार यानी कि पूरी दुनिया में जितना भी व्यापार होता है उसमें जो यूरोप का व्यापार है ना, वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक कि अमेरिका से भी 3 गुना, 3 बार डबल इतना ज़्यादा है। तो सोच सकते हो इसका व्यापारिक प्रभाव पूरी दुनिया में तो होगा ही सही। इसी के चलते अमेरिका और चीन से जुड़े व्यापारिक विवादों में यूरोपीय संघ पूरी धौंस के साथ बात करता है। यानी कि देखो, अब हमारे पास इतनी पावर है, यानी कि यूरोपीय संघ के पास इतना बड़ा व्यापार है, तो वो किसी से डरेगा क्या? चाहे वो फिर अमेरिका ही क्यों ना हो, तो वो अमेरिका और चीन से जो व्यापार रिलेटेड कोई भी विवाद हो जाते हैं वहाँ भी पूरी धौंस यानी कि ताकत के साथ बात करता है। तो ये तो इसकी दूसरी विशेषता हो गई। ओके, सॉरी, दूसरी विशेषता है। और साथ में यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी संगठन बने हुए हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है व्यापार से जुड़ी हुई, उनमें भी यूरोपीय संघ का बहुत बड़ा रोल है। ओके, तो ये इसकी क्या हो गई, दूसरी विशेषता हो गई। चलिए अब देखते हैं यूरोपीय संघ की तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता है यूरोपीय आर्थिक शक्ति। आर्थिक यानी कि अर्थ, पैसे के तौर पर ये कितना पावरफुल है, इसको आप समझेंगे। देखो, सबसे बड़ी बात, 2005 में यूरोपीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। समझ रहे हैं आप कितना पावरफुल है पैसे के मामले में भी। इसकी जो इकोनॉमी थी ना, वो 2005 में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी थी और 2016 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यानी कि ये एक आर्थिक शक्ति वाकई में है। 2005 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2016 में बनी। और इसका सकल घरेलू उत्पाद, जब ये 2016 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी थी ना, तब इसका सकल घरेलू उत्पाद, अब सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, वे वस्तुएं जो देश के अंदर, घर के अंदर, देश क्या है, हमारा घर है, तो घर के अंदर यानी कि देश के अंदर जो वस्तुएं बनती है जिनका प्रोडक्शन देश के अंदर होते हैं, उन वस्तुओं को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, है ना। तो 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। इस लाइन का क्या मतलब है, देखो आपको मैंने बताया था ना, जो यूरो है वो क्या है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है और अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है, डॉलर है। तो जो ये यूरो है ना, ये इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि आगे जाकर जो अभी आगे है ना अमेरिकी डॉलर, उसके लिए क्या खतरा बन सकती है। तो आप समझ सकते हो यूरोपीय संघ आर्थिक शक्ति है, आर्थिक रूप में सुपर पावर बनने जा रहा है। तो ये तीसरी इसकी मुख्य विशेषता है। अब चलिए चौथी इसकी विशेषता देखते हैं, राजनीतिक प्रभाव। यानी कि राजनीति के क्षेत्र में ये किस तरीके से एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, इसको देखिए। देखो, यूरोपीय संघ के 2 मुख्य देश
फ्रांस तथा ब्रिटेन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है तथा अन्य अस्थायी सदस्यों के समूह में शामिल है। यानी कि यूरोपीय संघ के जो सबसे बड़े दो देश हैं ना, फ्रांस और ब्रिटेन, वो सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें शामिल होना हर किसी का, हर देश का सपना होता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए। ओके, तो इसके दो देश शामिल है, एक नहीं बल्कि दो दो देश इसके इस सुरक्षा परिषद में शामिल है। तो इसका राजनीतिक प्रभाव भी मजबूत हो गया और साथ में जो अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, उनमें भी इसके कुछ सदस्य देश शामिल है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। यही कहा मैंने कि सुरक्षा परिषद बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो भी सदस्य होता है ना, वो पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता है। तो अब इसके तो दो दो देश है, तो ये अमेरिका समेत सभी की जो पॉलिसी है, नीतियां है, उनको प्रभावित करेगा इसे। अतः इसका राजनीतिक पक्ष क्या है, काफ़ी मजबूत है, ये राजनीतिक के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे जा चुका है। ओके, अब देखते हैं इसकी पांचवी विशेषता जो है सैनिक प्रभाव। अब सैनिक प्रभाव यानी कि सेना के मामले में यूरोपीय संघ ने क्या क्या प्रगति की है उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना यूरोपीय संघ की है। दुनिया में जितनी भी देशों की सेना है ना, उसमें से दूसरी सबसे बड़ी सेना यूरोपीय संघ की है। और पहली किसकी सेना है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है। ओके, तो कमेंट बॉक्स में आप बताना कि सबसे बड़ी सेना किसकी है और दूसरी सबसे बड़ी सेना यूरोपीय संघ की है। उसके बाद इसका जो कुल रक्षा बजट है ना, वो भी काफ़ी अधिक है, बहुत बड़ा इसका रक्षा बजट है। यूरोपीय संघ के दो देश, अभी हमने पढ़ा था ना, ब्रिटेन और फ्रांस, उनके पास परमाणु हथियार है और ऐसा अनुमान है कि इनके जखीरे में करीब 550 परमाणु हथियार है। यहाँ पे फिर प्रिंट एरर है, ये हथियार नहीं, यहाँ पर हथियार आएगा। ओके, तो 550 परमाणु हथियार किसके पास है, यूरोप के पास है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी देश के पास इतने परमाणु हथियार है। यहाँ तो कुछ देश अभी तक परमाणु हथियार बना ही नहीं पा रहे, कुछ ही देश बना पाए हैं, वहाँ यूरोपीय संघ के पास इतने ज़्यादा परमाणु हथियार है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। तो ये थी यूरोपीय संघ की कुछ विशेषताएं, हमने इनको अच्छे से समझ लिया कि यूरोपीय संघ की क्या क्या विशेषताएं। आपको बिल्कुल माइंड में इसको भी अच्छे से फिट कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके, अब देखो हमने यूरोपीय संघ की विशेषताएं समझ ली, अब हम यूरोपीय संघ की कुछ कमियों को देखेंगे। अगर विशेषता है तो ऑफकोर्स कुछ कमियां भी होगी, तो चलिए समझते हैं यूरोपीय संघ की कमियां। अब देखो कुछ ज़्यादा कमियां नहीं है इसकी, बिल्कुल थोड़ी सी कमियां हैं, अभी फटाक से देख लेंगे। देखो, अनेक मामलों में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। यानी कि क्या हो जाता है कि यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश है, उनकी विदेश नीति जो होती है वो उनकी रक्षा नीति के विपरीत हो जाती है। तो ये इनकी पहली कमियां है। दूसरी कमी है, यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। यानी कि यूरोप की जो मुद्रा है ना, यूरो, उसको कुछ देश एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो मतलब बोल रहे हैं कि हम इस मुद्रा को नहीं मानते हैं, यूरो को नहीं मानते हैं। तो इसके लिए काफ़ी नाराज़गी चल रही है, तो ये भी एक उसकी कमी है। उसके बाद देखो, इसके उदाहरण में है डेनमार्क और स्वीडन ने मजिस्ट्रेट संधि यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। यानी कि डेनमार्क और जो स्वीडन है ना, वहाँ पर ये इन मुद्रा को नहीं मानने का प्रतिरोध करते हैं। ओके, तो ये थी यूरोपीय संघ की कुछ कमियाँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो में डिटेल से यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।